नमस्कार आदाब, मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इन दिनों हम पढ़ रहे हैं आपके लिए मेरी फिल्मी आत्मकथा, जो कि बलराज साहनी की आत्मकथा है, फिल्मी आत्मकथा। पार्ट 11। धरती के लाल समाप्त होने तक हमारे पारिवारिक जीवन का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था। कभी वो दिन थे जब हम 10-10 के नोटों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा करते थे, और अब 100-100 के नोटों के बंडलों की मोटाई देखकर ही उनकी ओर से नजर फेर लेते थे। ज्यादा कमाई दम्मों की थी, पर उसे न पैसे जमा करने का शौक था, न अपने सुख आराम का ख्याल। बेगम पारा, नूरजहां, बेबी नसीम उसकी उम्र की अभिनेत्रियां थीं, और उनके साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। वो सब बड़ी बड़ी मोटरों में घूमती, पर दम्मों के लिए बस और रेलगाड़ी की सवारी ही काफी थी। खद्दर का सफेद सूट उसका लिबास था। घर के गुजारे लायक पैसे रखकर बाकी सारे पैसे वो देश सेवा की भेंट चढ़ा देती। उन दिनों देश सेवा का जोश भी तो बहुत था। चारों ओर तूफान सा आया हुआ था। वो रात मुझे भूलती नहीं जब नेताजी के समर्थकों ने गुस्से में आकर हजारों की संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय दफ्तर पर हमला कर दिया था। इमारत के अंदर केवल 70 व्यक्ति थे, जिनमें से काफी संख्या स्त्रियों और बच्चों की थी। बहुत भयानक घटना थी वो। इमारत की सीढ़ियां कॉमरेडों के खून से रंग गई थीं। मेरी अपनी पतलून और बुशर्ट खून से तरबतर थी, और मैं पागलों की सी हालत में कह रहा था, घबराओ नहीं कॉमरेड, ये मेरा खून नहीं है। काफी देर तक मुझे सचमुच यही यकीन हो रहा था कि वो खून अन्य साथियों का था, जिन्हें कि मैं सहारा देकर ऊपरी मंजिल तक ले जा रहा था। बाद में पता लगा कि उस खून में कुछ हिस्सा मेरे अपने खून का भी था। एक पत्थर मेरे सिर में लगा था, जिसका छोटा सा जख्म किसी कीमती सौगात की तरह आज भी मेरे सिर के ऐन बीच में मौजूद है। फिर याद आती है जहाजियों की बगावत। वो भी एक समय था। सारा बंबई शहर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या पारसी, एक होकर गोरों पर टूट पड़ा था। बहादुरी भरे कारनामों की ज्यादा खबरें मुसलमानी इलाकों से आ रही थीं। हर एक घर पर कांग्रेस, लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। ट्रकों पर सवार गोरे बिना किसी सूचना के दहशत फैलाने के लिए राह चलते लोगों पर शरीर के अंदर जाकर फटने वाली डमडम की गोलियां चलाकर आगे बढ़ जाते थे। पर लोगों के उत्साह का क्या कहना। इधर गोली चलती, उधर सड़कों पर फिर से लोग दिखाई देने लगते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे साथ चल रहा आंध्र प्रदेश का एक कॉमरेड उछल उछल कर अंग्रेजी में सिर्फ एक ही बात दोहराए जा रहा था, पीपल आर इन द स्ट्रीट्स कॉमरेड, दिस इज अ रिवोल्यूशनरी सिचुएशन। लोग सड़कों पर आए हुए हैं कॉमरेड, ये इनकलाबी स्थिति है। तभी अचानक लोग बिजली की तेजी से भागने लगे। मेरा साथी और मैं एक दुकान के नीचे घुस गए। बंबई के लोग भी अजीब हैं। बारिश के मौसम में बूंदें पड़ने से कुछ क्षण पहले वो इसी तरह भागकर सिर छिपाया करते हैं। शायद उसी अभ्यास की बदौलत उन्हें पता लग गया था कि गोली चलने वाली है। हमारे छिपने की देर थी कि तड़ गोली चलने लगी, फिर दूसरे ही क्षण रुक भी गई। बंबई की बारिश भी ऐसे ही रुक जाया करती है। 2 दुकानें आगे एक दुकान के नीचे हमारी तरह ही कॉलेज की एक लड़की ने शरण ली थी, पर पता नहीं एक साथ कितनी गोलियां उसे बेध गई थीं। वहीं उसने जान दे दी। हम उसकी लाश को उठाकर गिरनी कामगार यूनियन के दफ्तर ले गए। वहां रेलवे मजदूरों के नेताओं की गर्मागर्म बहस हो रही थी कि रेल की पटरियां उखाड़ डाली जाएं या नहीं। चाहे सही चाहे गलत, मैं बार बार यही सोचता हूं कि अगर उस समय हमारे नेताओं ने जनता का साथ न छोड़ा होता, अंग्रेजों से समझौता करने के बजाय बगावत की रहनुमाई की होती, तो अंग्रेजों का तंबू उसी मौके पर उखड़ जाता। उस दिन लोगों का इनकलाबी जज्बा अपनी चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। जहाजियों की हिमायत में हवाई सेना के हिंदुस्तानी दस्तों ने भी हड़ताल कर दी थी। बंबई की पुलिस भी बिगड़ बैठी थी। नेताजी की आजाद हिंद फौज के पद चिन्हों पर चलकर सरकारी फौज द्वारा बगावती झंडा उठा लेना भी हैरानी की बात नहीं थी। तब न तो देश का बंटवारा हुआ होता, न ही पुरानी रिश्वतखोर नौकरशाही का ढांचा सलामत रहता, जिसने कि आज जनता की नाक में दम कर रखा है। पर नेताओं ने जनता का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। इस बात के लिए गांधी जी को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से अहिंसा को अपना परमो धर्म और जीवन सिद्धांत मानते आए थे, जिसे कि वो किसी भी हालत में त्याग नहीं सकते थे। एक बार नहीं, कई बार वो कांग्रेस को कह चुके थे कि उन्हें राजनैतिक मार्गदर्शन के काम से छुटकारा दे दिया जाए,
पर नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेताओं को गांधी जी के कंधों पर चढ़ने की आदत जो पड़ चुकी थी, वो अपने तौर पर कोई फैसला करना जानते ही नहीं थे। कहीं उस समय दूरदर्शी नेहरू ही देख लेते कि इनकलाब की बाढ़ को रोकने से कितने भयानक नतीजे निकलेंगे, जैसा कि बाद में उन्होंने कबूल किया था। वो निर्भीक व्यक्ति थे, शायद मैदान में ही कूद पड़ते, पर उस समय तो उनकी इनकलाबी चेतना ने भी आंखें मूंद ली थीं। आज नेताजी का ख्याल आता है, काश वो जीवित होते। इसी अवसर की आशा में तो वो अपनी आत्मा तक को गिरवी रखकर जर्मन और जापानी फासिस्टों के साथ जाकर मिल गए थे। वो उस समय यहां होते तो चुप न बैठते। लेकिन निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमारे देश का सारा राजनीतिक नेतृत्व पूंजीपति वर्ग की पैदावार रहा है और इनकलाब को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की लालसा केवल मजदूर वर्ग में होती है। उस समय मजदूरों, किसानों की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कम्युनिस्ट पार्टी थी, पर वो भी कांग्रेस और लीग के पीछे पीछे चलने लगी थी। हालांकि वो ऐसा बढ़िया मौका था कि वो आगे बढ़कर उन दोनों पार्टियों से नेतृत्व छीन सकती थी। ये भी हो सकता है कि ये जुए की बाजी वाली बात होती। कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति सारे देश में एक सी नहीं थी और जंग की हिमायत करने के कारण उस पर पहले से ही देशद्रोही होने का इल्जाम लग चुका था। हो सकता है कि जनता उसके पीछे चलने के बजाय उसके उलट हो जाती। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि अंग्रेजों से लोहा लेकर पार्टी देशद्रोही होने के इल्जाम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाती। ईश्वर ही जाने क्या होता, अब इतिहास ही इन बातों का निर्णय करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दोनों मिलकर बागी जहाजियों के हाथों से हथियार छुड़वाने के लिए आगे आए। कठिन समय में काम करने के उपकार के बदले में आखिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें आपस में ही लड़ा दिया। जो इनकलाबी बाढ़ अंग्रेज साम्राज्य को बहा देना चाहती थी, वो अब अपने ही देशवासियों के पांव उखाड़ने लगी। जिस बंदर को किसी समय भागने के लिए रास्ता दिखाई नहीं देता था, वही आपस में लड़ रही बिल्लियों का इंसाफ करने के लिए बैठ गया। देखते देखते इनकलाबी लड़ाई सांप्रदायिक फसादों में बदल गई। जब बड़े बड़े राजनीतिक नेता, यहां तक कि खुद गांधी जी भी उलझन में पड़े हुए थे, तो भला हम कल के लड़के किस खेत की मूली थे? हमें क्या पता कि क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। जो भी हो रहा था, हम जवानी के जोश में उसमें कूद पड़ने के लिए बेकरार थे। तूफानों में घिरी हुई जीवन कश्ती टूट भी सकती थी, डूब भी सकती थी। इस बात का हमें न पता था, न चिंता थी। एक फिल्म स्टार का जीवन भी अपनी जगह किसी छोटे बड़े तूफानों से कम नहीं होता। हमारा घर उन दिनों एक तरफ कॉमरेडों का कैंप, दूसरी तरफ फिल्म अभिनेताओं, निर्माताओं, पत्रकारों, फोटोग्राफरों और उनके इर्द गिर्द घूमने वाले व्यक्तियों का आकर्षण केंद्र बना हुआ था। वहां ऐसा कोहराम मचा रहता कि पड़ोसी भी तंग आए हुए थे और मेरे छोटे छोटे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा था। पर कोई अक्लमंद आदमी हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं था। कोई हमें खतरों के प्रति सचेत करने वाला नहीं था। अगर होता भी तो हम उसकी बात मानने वाले नहीं थे। बंबई शहर में प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया में खोया रहता है। पड़ोसी अपने पड़ोसी से परिचित नहीं होता। सभी बड़े शहरों में यही हालत होती है। हम ये बात अपने लंदन के अनुभव से जान गए थे, पर लंदन और बंबई में बहुत फर्क था। लंदन में हमें हर प्रकार की शहरी सहूलतें प्राप्त थीं और उनमें किसी किस्म की अड़चन नहीं पड़ती थी। यातायात के अच्छे से अच्छे साधन, बढ़िया खुराक, साफ सुथरा रहन सहन, नम्रतापूर्ण व्यवहार, चप्पे चप्पे पर अस्पताल, दिन रात काम करने के लिए तैयार नागरिक सेवा विभाग, शरीफ पुलिस, सड़कों पर जगह जगह पब्लिक टेलीफोन, हर प्रकार का सुख था वहां। उसके उलट बंबई में बड़े शहर की विषमताएं तो सभी थीं, पर सहूलतें न होने के बराबर थीं। छोटी सी दुर्घटना पलक झपकते ही भयानक दुखांत का रूप धारण कर जाती थी। यही हमारे साथ भी होना लिखा था। अमीर घरों के लोग भी हमारे साथ दोस्ती करने के लिए बेचैन रहते थे। फिल्म स्टार के साथ उठने बैठने से उनकी इज्जत बढ़ती थी। जब हम उनकी घटिया पार्टियों से उकता कर पीछा छुड़ाते तो वो इप्टा या कम्युनिस्ट पार्टी को चंदा देकर हमें ललचाते। अभिनेता और खासकर अभिनेत्री बोर्जुआ समाज के लिए एक खिलौना है। इस तथ्य का हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं था। अभिनेत्री को दिए जाने वाले सम्मान में बहुत सा तिरस्कार का भी अंश होता है, ये भी मुझे पता नहीं था। एक बार जब अखबार में पढ़ा कि रेस में दौड़ने वाली घोड़ियों के नाम बेगम पारा, नरगिस, दमयंती वगैरह रखे गए हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा कर्तव्य था कि उस समय अपनी पत्नी की ढाल बनता, उसके कलात्मक जीवन की कद्र करता,
रक्षा करता, उसे फिजूल के झमेलों से बचाता और पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेता। पर मैं अपनी संकीर्णता के कारण मन ही मन में दम्मो की प्रसिद्धि और सफलता से ईर्ष्या करने लगा था। वो स्टूडियो से थकी हारी आती तो मैं उससे ऐसा सलूक करता जैसे वो कोई गलती करके आई हो। मैं चाहता कि वो आते ही घर के काम काज में लग जाए, जो कि मेरी नज़र में उसका असली काम था। अपने बड़प्पन का दिखावा करने के लिए मैं इप्टा और कम्युनिस्ट पार्टी के अनावश्यक काम भी करने लग जाता। मैं मर्द था। जिन संस्कारों में मैं पला था उनके अनुसार मर्द हर हालत में ऊंचा था, और जिन संस्कारों में दम्मो पली थी उनके अनुसार पतिपरायणता उसका पहला कर्तव्य था। बेचारी बिना किसी शिकायत के वो सारा भार उठाती गई जिसे उठाने का उसमें सामर्थ्य नहीं था। इन बातों को याद करके मेरे दिल में टीस उठती है। दम्मो एक अमूल्य हीरा था जो उसके माता पिता ने एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया था जिसके दिल में न उसकी कद्र थी न ही कोई कृतज्ञता का भाव था। हमारे इर्द गिर्द एक तूफान सा मचा रहता था। श्री साउंड स्टूडियो में धरती के लाल के बाद गुड़िया नामक एक फिल्म बनी। उसके निर्माता रजनीकांत पांडे स्वयं थे और निर्देशक थे अच्युत राव रानाडे, जिन्होंने बाद में फिल्मी जीवन का त्याग करके जेल से छूटे हुए कैदियों को फिर से बसाने के काम में अपना जीवन अर्पित कर दिया था। वो बहुत विद्वान और उच्च आचरण वाले व्यक्ति थे। गुड़िया का कथानक उन्होंने इब्सन के प्रसिद्ध नाटक डॉल्स हाउस के आधार पर तैयार किया था। दम्मो और मैं उसमें मुख्य पात्रों की भूमिका कर रहे थे। एक दिन एक गीत फिल्माया जा रहा था जिसमें दम्मो बगीचे में बैठकर गाती है, आज मेरे मन में चांदनी समा गई, और मैं पास बैठकर सुनता हूँ। शॉट की लाइटिंग हो रही थी। हम कुछ देर के लिए खुली हवा में खड़े होने के लिए बाहर निकल आए, रजनीकांत, दम्मो और मैं। उसी समय वहाँ एक बहुत बड़ी मोटर आकर रुकी जिसमें से एक व्यक्ति ने केएल सहगल को सहारा देकर उतारा। क्या ये वही सहगल थे जिन्हें 6 साल पहले हमने कलकत्ता के प्रेसिडेंट फिल्म के सेट पर मजाक करते हुए देखा था? आंखों को यकीन नहीं हो सका। सहगल के सारे बाल सफेद हो चुके थे, आंखों पर काली ऐनक थी, पर ऐसा लगता था जैसे नजर जवाब दे चुकी हो। सफेद मलमल के कुर्ते और चूड़ीदार पैजामे में से उनका कंकाल बन चुका शरीर दिखाई दे रहा था। वो ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे कुछ ही दिनों के मेहमान हों। अभी तो उनकी जवानी की शिखर दोपहर थी। ये क्या हो गया था उन्हें? कौन सा रोग खा गया था उन्हें अंदर ही अंदर? कौन सा राक्षस निगल गया था उनकी खुशियों को, उनकी बहारों को? वो व्यक्ति सहगल को बांह से पकड़कर हमारे पास ले आया। हमने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। सहगल साहब, कैसी तबीयत है अब आपकी? रजनीकांत ने अंग्रेजी में पूछा, पर सहगल को जैसे सुनाई ही नहीं दिया। रजनीकांत ने मौके को संभालते हुए ऊंची आवाज में कहा, आइए आपका दमयंती साहनी से परिचय कराऊं, जिन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखते ही इतनी मशहूरी हासिल कर ली है। आज वो एक गीत फिल्मा रही हैं। गीत? सहगल ने चौंक कर कहा। उनका मुंह ऊपर उठ गया जैसे किसी ने उन्हें दूर से पुकारा हो या यादों में किसी गीत के बोल फिर से लौट आए हों। वो काफी देर तक उसी हालत में खड़े रहे। फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने दम्मो को अपने पास खींच लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराने लगे। अ सॉन्ग? गो एंड सिंग माई डियर चाइल्ड, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड लाइक अ सॉन्ग, उन्होंने कहा। गीत? जाकर गा मेरी बच्ची, इस दुनिया में गीत जैसी कोई चीज नहीं है। दम्मो की आंखों में आंसू फूट पड़े और इसके पहले कि उसके जज्बे बेकाबू हो जाते वो दौड़कर स्टूडियो में चली गई। उस दिन काफी देर तक उससे काम न हो सका। अनगिनत लोगों की तरह उसकी भावनाओं में सहगल समाये हुए थे। वो रो रही थी और बार बार कहती, बलराज, क्या सहगल मर जाएगा? क्या उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है? क्या हम सोच भी सकते हैं कि एक दिन दुनिया में सहगल नहीं होगा? और फिर जैसे पलक झपकते ही इस दुनिया में न सहगल रहे न दम्मो रही। दोनों ही यहां से हमेशा के लिए विदा हो गए और मैं उनसे खाली हो चुकी दुनिया के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उसमें सांस ले रहा था, उसकी तल्ख हकीकतों से टकरा रहा था। 27 अप्रैल 1947 को दम्मो की मृत्यु हुई।
15 अगस्त 1947 को पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। हमारा सारा परिवार रावलपिंडी से उजड़कर जगह जगह बिखर गया। मेरा ताश का घर गिरकर टूट गया।